नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके। सुनिए जरा देखिए लो, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार। आजा आए बहार, दिल है बेकरार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अफजल खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बॉलीवुड इतिहास। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर जब आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं उस अदाकारा के बारे में जिनका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में जन्म लेकर भी उन्होंने भारत में सिनेमा के पर्दे पर अपने जलवे ऐसे दिखाए, अपने अभिनय के दम पर ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं। लग जा गले के फिर हंसी 1955 से लेकर 72 तक फिल्मों की दुनिया में वो बेहद छाई रहीं। का गिरा रे बरेली के बाजार में, झूठा गिरा उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और एक से बढ़कर एक कामयाब फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सजना, बरखा बहार आई। पिछली सदी की इस खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री का आज तक अभिनय क्यों नहीं भुलाया जा सका। इतने साल बीत गए लेकिन आज भी लोग उनके हेयर स्टाइल और उनके स्टाइल के दीवाने हैं। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझे जी हाँ दोस्तों, उनका नाम था साधना। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान अपने ज़माने की इस पॉपुलर अदाकारा का जीवन, उसके बारे में अगर हम बात करें, इतनी सारी रोचक बातें हैं जो विस्तार से बताने जाएं तो बहुत वक्त निकलेगा। फिलहाल कुछ बातें हम आपसे शेयर करेंगे। ना बरसे रिमझिम। अपनी रूमानी अदाओं से सिने दर्शकों को दीवाना बनाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री साधना 1960 के दशक की सबसे ब्यूटीफुल और बेहतरीन अदाकाराओं में से एक थी। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई। साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को ब्रिटिश इंडिया शासनकाल में सिंध प्रांत के कराची शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम साधना शिवदासानी था। माताजी का नाम लाली देवी था और पिता का नाम था श्री सेवाराम। दोस्तों, साधना को सिर्फ 15 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करने के ऑफर मिलने लगे। कॉलेज में एक प्ले के दौरान पहली बार उन्हें सिंधी फिल्म में काम करने का मौका मिला। साल 1958 में अबाना नाम की सिंधी फिल्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म में छोटी बहन के किरदार के लिए उन्हें ₹1 का टोकन मनी भी मिला था। जाए पिरन पे खांगा, जाए पिरन पे छोकरन में। साधना ने महज 14 या 15 साल की उम्र में ही अभिनय शुरू कर दिया। सही मायनों में उनके फिल्मी करियर की शुरुआत 1955 में रिलीज हुई फिल्म श्री 420 से हुई थी। इस फिल्म में राज कपूर बतौर लीड रोल में थे। फिल्म में राज कपूर ने कैमियो किरदार किया था और साधना फिल्म के सुपरहिट गाने मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के उसमें नजर आई थी। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। इस गाने में वो कोरस गर्ल के रूप में दिखाई दी। लेकिन फिल्म 420 के दौरान ही राज कपूर और साधना शिवदासानी के बीच एक बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद इन दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं किया। ये विवाद साधना के हेयर स्टाइल को लेकर हुआ था। ये वही हेयर स्टाइल था जिसे दुनिया ने बाद में साधना कट के नाम से जाना और पॉपुलर हुआ। दरअसल साधना अपने हेयर स्टाइल का शुरुआत से ही बहुत ख्याल रखती थी। श्री 420 की शूटिंग के दौरान वो अपने हेयर स्टाइल का पूरा ध्यान रख रही थी। शूटिंग के दौरान राज कपूर साधना की ये बात देख रहे थे, नोट कर रहे थे। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। राज कपूर ने साधना को छेड़ते हुए उनके बालों के बारे में एक तंज मार दिया। बस इसी बात पर साधना उनसे गुस्सा हो गई। इसके बाद राज कपूर ने गुस्से में उन्हें अभिनय छोड़कर शादी करने के लिए कह दिया। राज कपूर ने साधना को कई बार अपने बालों के लिए जरूरत से ज्यादा ख्याल रखने के लिए मना किया, चिढ़ाया, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद राज कपूर ने गुस्से में उन्हें अभिनय छोड़कर शादी करने के लिए कह दिया।
साधना को राज कपूर की ये बात बहुत बुरी लगी और वो सेट छोड़कर उसी वक्त वहां से चली गई। इसके बाद साधना और राज कपूर ने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया, लेकिन साल 1964 में एक बार फिर से ये दोनों फिल्म दुल्हा दुल्हन में एक साथ नजर आए। जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन साल 1960 में आई फिल्म लव इन शिमला उनके फिल्मी करियर में मील का पत्थर साबित हुई। BORE बोर। इस फिल्म की सफलता के बाद साधना ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, नैना बरसे रिम झिम रिम। जिनमें हम दोनों, परख, एक मुसाफिर एक हसीना, आरजू, वो कौन थी, मेरा साया, राजकुमार, वक्त, मेरे महबूब, एक फूल दो माली जैसी बेशुमार फिल्में शामिल हैं। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, वो सैया ले गई। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है होश अभी तक है। जहां एक तरफ साधना हिंदी सिनेमा में अपनी धाक जमा रही थी, वहीं दूसरी तरफ बिना शोहरत की परवाह किए उन्होंने महज 16 साल की उम्र में शादी कर ली। किया है दिलरुबा प्यार भी कभी। फिल्म लव इन शिमला के सेट पर साधना की मुलाकात निर्देशक रामकृष्ण नैयर से हुई। साल 1966 में साधना ने लव इन शिमला के निर्देशक R.K. नैयर से शादी कर ली। क्या है रंगे बहार। लव का मतलब है प्यार। दिलचस्प बात यह है कि शादी के लिए साधना के परिवार वाले तैयार नहीं थे, मगर राज कपूर की मदद से ये शादी संभव हुई थी। जी हाँ, साधना ने 2 दशक से ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। यही बात आपके बारे में भी कही जा सकती है। क्या आप सचमुच ऐसा समझती हैं? उनके साथ एक दिलचस्प तथ्य यह भी जुड़ा है कि उन्होंने अनेक शिखर अभिनेत्रियों की तरह अपनी सक्रिय फिल्मी पारी के समाप्त होने के बाद सहायक या गौण भूमिकाओं में दूसरी पारी नहीं खेली। ये उनका अपना फैसला था कि वो दर्शकों के जहन में अपनी युवावस्था यानी वो जवान दिखना चाहती थी, उसी छवि को बरकरार रखना चाहती थी। जब वो फिल्मी दुनिया की चोटी की लोकप्रिय नायिका थी, बस वो चाहती थी वो वैसी ही दिखे, लोगों के जहन में वैसी ही रहे। दोस्तों, साधना ना सिर्फ अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रही, बल्कि अपने हेयर स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर बड़ी सुर्खियां बटोरी। तेरी याद सताती है, नींद नहीं आती है रातों में। फिल्म लव इन शिमला में पहली बार साधना को नए अवतार में देखा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के निर्देशक R.K. नैयर ने ही साधना को ये हेयर स्टाइल अपनाने को कहा था। न सिर्फ ये फिल्मों में बल्कि आम लोगों के बीच भी बहुत पॉपुलर हुआ। आज भी बहुत सारी लड़कियों को ये बेहद पसंद है। अगर कहा जाए कि साधना शिवदसानी की हेयर स्टाइल को युवतियों ने बहुत कॉपी किया, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। भी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। जिस साधना की अदाओं और खूबसूरती की कायल जितने दर्शक थे, उतने ही फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी थे। उनमें से थे धर्मेंद्र तो उनके ऐसे दीवाने थे कि वो चाहते थे कि उन्हें बतौर हीरो उनके साथ एक फिल्म मिल जाए करने के लिए। इसके लिए एक बार वो स्क्रीन टेस्ट देने के लिए भी गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धर्मेंद्र स्क्रीन टेस्ट में रिजेक्ट हो गए और ये फिल्म थी लव इन शिमला, जो 1960 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म में साधना के साथ जॉय मुखर्जी हीरो थे, जिन्हें इस फिल्म से लॉन्च भी किया गया था। धर्मेंद्र जी को साधना के साथ काम करने का मौका 10 साल के बाद मिला। उस फिल्म का नाम था इश्क पर जोर नहीं। ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है। कई संवाद लेखक बताते हैं कि साधना कई बार ऐसे दृश्य लेखक को खुद समझा देती थी, मतलब वो खुद ही बताती थी कि इस दृश्य को कैसे हम लोग शूट कर सकते हैं। वो बहुत क्रिएटिव थी। उनकी आखिरी फिल्म महफिल का एक दृश्य, वो जिस कोठे पर नाचती हैं, उसी पर एक रात उसके पिता अशोक कुमार चले आए। मतलब उन्होंने बताया था कि ये जो कोठे का सीन है, इसमें ऐसा कुछ करते हैं कि उनके पिता यानी नायिका के पिता अचानक कोठे पर आ जाते हैं, अशोक कुमार। ये उन्हीं का क्रिएट किया हुआ सीन था। दोस्तों, उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेने के बाद अगर देखा जाए तो
बहुत गुमनाम लंबा जीवन जिया है, लेकिन ज़िंदगी में पर्याप्त विश्राम लेने के बाद भी वो अपनी यादों से ऐसे वाक़यात उनके हैं जो स्पष्टता और प्रामाणिकता से वो सुनाती हैं, जिससे फिल्म जगत ही नहीं बल्कि समाज में भी पुरुषवादी मानसिकता की संकीर्णता उजागर हो जाती है। साधना अपने जीवन का एक किस्सा सुनाती थी कि किस तरह पुरुष श्रेष्ठता जताने के जतन करते हैं। वो बताती थी कि एक हीरो की बड़ी अजीब आदत थी, वो साथ में शॉट देते समय हमेशा ये कोशिश करते थे कि मुझे बहुत सारे टेक देने पड़े उनके मुकाबले। वो जानबूझकर उस सीन को बिगाड़ते रहते थे और रीटेक पर रीटेक करवाते थे। बाद में जब मैं थक जाती थी और ठीक से अपना सीन नहीं करती थी, तब वो जनाब सतर्क होकर शॉट देते थे और इस तरह मन ही मन मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। दोस्तों, फिल्म मेरे महबूब से दुनिया को अपने हुस्न का जलवा दिखाने वाली हुस्ना की छवि हमेशा लोगों के दिलों में आज भी कायम है। मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब। हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। उन्हें याद करते हुए मनोज कुमार ने कहा था, मैंने साधना को पहली बार खार से अंधेरी जाते हुए एक लोकल ट्रेन में खिड़की के सहारे बैठे हुए देखा था। उनके माथे की लटें हवा में उड़ रही थी। मैंने मन में सोचा, ऐसी बेमिसाल खूबसूरती को तो फिल्मों में होना चाहिए। शायद फिर से जन्म में मुलाकात। चंद साल बीते कि वो हिंदी सिनेमा के शिखर पर थी। सुनाई नहीं देता? कौन हो तुम? कोई नहीं, कहाँ जाना है? कहीं नहीं। विश्वजीत ने कहा, उसके चेहरे के क्लोजअप शहर भर की चर्चा के विषय बनते थे। डांस डायरेक्टर सरोज खान ने भी कहा था, वो क्या इंसान थी बाबा। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाने की शूटिंग के बाद उसने मुझे लटकने वाले बेहद खूबसूरत झुमके तोहफे में दिए थे। दोस्तों, मई 2014 में मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था कैंसर और एड्स पीड़ितों की सहायता के लिए। 73 वर्षीय साधना एक बार फिर से वहां रैंप पर चलती हुई नजर आई। सुनहरी गुलाबी साड़ी में सजी साधना 3 दशक का एकांतवास छोड़कर अभिनेता रणबीर कपूर के साथ दर्शकों से खुद मुखातिब हुई थी मंच पर। तालियां बजाते, किलकारियां मारते उन्मादी दर्शकों के बीच वो गर्दन को जरा खम देकर उन्होंने महीन पल्ला जो गिराया, तो उसी वक्त ये गाना बजा, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। तमाम ग्लैमर से इतर फिल्मी दुनिया की हकीकत ये भी है कि ये शोबिज इंडस्ट्री बाहर से जितनी चमक दमक भरी और खूबसूरत नज़र आती है ना, अंदर से ये उतनी ही दुखी और दर्द भरी है। यहाँ सब उगते सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन ढलते को कोई नहीं पूछता। कुछ ऐसा ही एक्ट्रेस साधना के साथ हुआ। घर के लिए साधना मरते दम तक आशा भोसले के साथ कानूनी लड़ाई लड़ती रही। आशा भोसले ने उन पर केस कर दिया था। वो केस क्या था और क्यों आशा भोसले और साधना एक दूसरे से टकराई, आइए आपको बताते हैं। दरअसल बात है 1995 की। उस समय आर के नैयर की मौत के बाद साधना बहुत उदास हो गई थी, अकेली पड़ गई। सर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता। रिपोर्ट्स के मुताबिक साधना पति के साथ मुंबई के खार स्थित एक बंगले में रहती थी जिसका नाम था संगीता। पति की मौत के बाद साधना का हर किसी से मन कट गया। वो बीमार भी रहती थी। इसी बीच वो इंडिया छोड़कर यूएस चली गई। सोचा थोड़ा माहौल बदलेगा तो कुछ अच्छा लगेगा, थोड़ा खुद को संभाल पाएंगी। लेकिन साधना को कहाँ पता था कि उनके आने वाले दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में निकल जाएंगे। बुढ़ापे में भी उन्हें कोर्ट में घसीटा जाएगा। दरअसल साधना का बंगला या फ्लैट जिस बिल्डिंग में था, उसी में उसका बिल्डर भी रहता था। बताया जाता है कि उस बिल्डर की नज़र काफ़ी समय से साधना की उसी प्रॉपर्टी पर थी। साधना अकेली थी, पति की मौत हो चुकी थी, कोई संतान नहीं थी। बिल्डर चाह रहा था कि साधना के बंगले को किसी तरह से मोटी रकम में बेचकर मुनाफा कमा ले। उसने सिंगर आशा भोसले को साधना के बंगले का मोटी रकम में बेचने वाला ऑफर दे दिया और आशा भोसले भी तैयार हो गई। इस बात की जानकारी साधना को बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनकी हालत ऐसी कर दी गई कि वो अपने ही घर में कैद हो गई। साधना को घर से निकालने के लिए उस बिल्डर ने तमाम अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डर ने साधना को घर के अंदर जाकर जान से मारने की धमकी भी दी।
साधना ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उस बिल्डर को गिरफ्तार भी किया गया। बताया जाता है कि साधना को अपने ही घर के कई हिस्सों में जाने से रोक दिया जाता था। उन्हें अपने ही घर की छत और बगीचे में जाने से मना कर दिया गया। इस बात पर आशा भोसले और साधना में ठन गई। आशा भोसले ने साधना के खिलाफ सांता क्रूज पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि साधना सिर्फ बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर की किराएदार हैं, लेकिन वो उन्हें और उनके स्टाफ और अन्य मेंबर्स को रोकती टोकती रहती हैं। वो उन्हें बगीचे में भी नहीं जाने देती। आशा भोसले ने कहा था कि साधना गलत ढंग से बगीचे पर अपना हक जता रही हैं, जबकि बगीचे पर सिर्फ उनका हक है। वहीं इस बारे में साधना का कुछ और ही कहना था। साधना ने मुंबई मिरर को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो 50 साल से बंगले में रह रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आशा भोसले को बगीचे में आने से नहीं रोका। उन्होंने आशा भोसले से बस इतना ही कहा था कि जो भी लोग उस जगह को देखने आ रहे हैं, बस वो उन्हें उनके बारे में बता दिया करें। उनका स्वागत है, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन वो अपने घर में अचानक किसी अजनबी को नहीं आने देंगी। खैर, साधना और आशा भोसले के बीच प्रॉपर्टी को लेकर ये कानूनी लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलती रही। वो बीमार थी, बावजूद इसके कोर्ट के चक्कर काटती रही। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा। लड़ते लड़ते साधना इस दुनिया से ही चल बसी। दोस्तों, साधना के फिल्म करियर में संयोग और दुर्भाग्य का भी अच्छा खासा दखल रहा है। 25 साल की भरी पूरी युवावस्था में जब उनका फिल्मी करियर पूरे उफान पर था, तब उन पर ऐसे भयानक रोग थायराइड का आक्रमण हो गया, जिसने विदेश में महंगे इलाज के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। थायराइड रह रहकर उन पर असर डालता रहा और उनके शानदार फिल्मी सफ़र को परेशानियों से भरकर तहस नहस करता रहा। साल 2015 यानी फिल्म आरजू और वक्त का 50वां स्वर्ण जयंती साल था। अखबार, पत्रिकाएं, टीवी चैनल साधना की खबरें छाप रही थी। फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुँह अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा। छलके तेरी आंखों से शराब और उत्सव धर्मी लोग जश्नों की संभावनाएं खोज रहे थे, लेकिन मिस्ट्री गर्ल की फितरत कुछ और ही कह रही थी। कैलेंडर क्या केवल सुखों के होते हैं, दुखों के नहीं? यही तो वो साल था जब इसके 50 साल पहले साधना की शादी की सुबुगाहट शुरू हुई थी। पुरानी बातों और जिंदगी के उतार चढ़ाव के पन्नों को अगर हम पलटें, याद करें, भविष्य की चिंता करते हुए साधना की तबीयत गिरने लगी। सालों से अकेलापन झेल रही साधना जबरदस्त तनाव में थी। डॉक्टरों ने बताया कि आंखों की बीमारी और थायराइड ने मिलकर उनके मुंह के एक हिस्से पर असर डाला था। यदि जल्दी ही ऑपरेशन नहीं होता तो मुंह में कैंसर विकसित होने के भी संकेत थे। ऐसे समय जब इस खबर पर घर के सारे सदस्य चारों ओर खड़े हो जाते हैं और देश दुनिया से रिश्तेदार आकर उन्हें देखते हैं, साधना तब बिल्कुल अकेली थी। फिर आपके नसीब में ये उन्हें तो लगता था कि साथ में अगर कोई है तो बस मेरा साया। कहने को शहर में एक बहन थी, समर्थ, सक्षम और समृद्ध, लेकिन वो न जाने किस बात का इंतकाम ले रही थी, देखने तक नहीं आई। जब अपना ही वक्त साथ ना दे तो कोई और क्या करे। जग की सच्चाई तो यही है, दिल दौलत दुनिया सब छोड़कर चले जाते हैं। खबर छपी कि साधना के मुंह का ऑपरेशन किया गया है, किंतु वो पूरी तरह ठीक नहीं है। इधर स्वास्थ्य और उधर मकान को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर और झमेले। कुछ महीने इसी तरह निकले, कभी घर में तो कभी अस्पताल में। एक दिन लोगों ने यह भी सुना और पढ़ा कि उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है और उन्हें मुंबई के रहेजा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनका घर वीरान पड़ा था। वहाँ लोग आते जाते ज़रूर थे, लेकिन कोई सहारा नहीं देता था, बल्कि खबर जानने, ताकि वो दुनिया को बता सके कि वक्त है फूलों की सेज और वक्त है कांटों का ताज। 25 सितंबर 2015 को सुबह लोगों ने ये खबर सुनी कि साधना इस दुनिया में अब नहीं है। सुबह 7 बजे अस्पताल में उनका निधन हो गया। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक बात बताएं कि बबीता जो बहुत बड़ी फिल्म स्टार रही हैं, जी हाँ, कपूर ख़ानदान की बहू, वो भी दूर के रिश्ते में इनकी बहन थी, लेकिन उसने भी इनको पूछा नहीं। पता नहीं किस बात की नाराज़गी वो लेकर हमेशा उनसे दूर रही, कटी रही। साधना का मन तो साफ था, लेकिन जिसे बबीता समझ ना पाई। ये एक ऐसी गलत फहमी थी जो सालों बाद एक तरह से श्राप बनकर नजर आई, क्योंकि बबीता के मुंह से निकली वो बात जो औलाद के बारे में थी। साधना को लगा कि शायद उसी बात की वजह से, उसी श्राप की वजह से उसे बबीता का वो श्राप लग गया, जिससे वो बे औलाद रह गई। जो हमने दास्तां
जी हाँ, बात उन दिनों की है जब बबीता और रणधीर कपूर के किस्से हर जगह पर चर्चा में थे। दोनों के रोमांस की चर्चाएं सब जगह हो रही थी। तब साधना फिल्मों में काम करती थी और एक बहुत बड़ी हीरोइन थी। हुआ ये कि एक सेट पर जब राज कपूर और साधना दूल्हा दुल्हन की शूटिंग कर रहे थे तो साधना लंच टाइम पर अपने ड्राइवर से अपना लंच मंगवाती हैं। जब वो लंच करने बैठती हैं तो राज कपूर पूछते हैं ड्राइवर से कि मैडम कहाँ हैं, तो वो कहते हैं मैडम आने वाली हैं। तो वो कहते हैं ऐसा कीजिए, उनका लंच मेरे खाने के टेबल पर लगा दीजिए। साधना आती हैं, राज कपूर के साथ लंच करती हैं। लंच करते हुए राज कपूर साधना से पूछते हैं, भाई ये जो लड़की है बबीता, कॉलेज वॉलेज तो जाती नहीं, आजकल सुना है फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक़ रखती हैं। तो साधना ने कहा, जी हाँ, मैंने सुना है कि वो आपके बेटे रणधीर कपूर के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। राज कपूर जो कहना चाहते थे इशारों में, उस बात पर वो आ गए। उन्होंने कहा, हाँ पता नहीं आखिर ये लड़की चाहती क्या है, लेकिन इतना आसान नहीं होता फिल्मों में काम करना और कपूर ख़ानदान की बहू बनना। ये बात साधना को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने राज कपूर से तपाक से पूछा, क्यों? फिल्मों में काम करना बहुत मुश्किल है, और अगर फिल्मों में काम मिल भी जाए तो इसमें बुराई क्या है? तो उन्होंने कहा, हाँ, फिल्मों में काम करने के सपने देखना एक बहुत बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात है कपूर ख़ानदान की बहू बनने के सपने देखना। तो साधना ने पलट कर कहा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि फ़िल्मों में काम करने वाली लड़कियां बड़े ख़ानदान की बहू नहीं बन सकती? क्या वो अच्छी नहीं होती? तो राज कपूर ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। इसके बाद एक तरह से दोनों में नाराज़गी हो गई। बबीता को राज कपूर की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हालांकि आगे चलकर दोनों ने काफ़ी समय तक काम भी किया। थोड़ा दौर बीता और किसी तरह से ये किस्सा जाते जाते इंडस्ट्री में फेमस होने लगा कि बबीता को लेकर राज कपूर और साधना के बीच में कुछ बातें हुई हैं जो एक तरह से लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई। आगे चलकर बातें घूमते घूमते पहुंच गई बबीता के पास। बबीता को जब इस बात का पता चला तो एक पार्टी में उनकी मुलाकात साधना से हुई। साधना से उस रात को वो घर की बालकनी में पार्टी के दौरान बात कर रही थी। दोनों ने एक एक घूंट भरते हुए एक दूसरे से पूछा, तुम कैसी हो? उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ। तो बबीता ने साधना से कहा कि मुझे पता चला है राज कपूर से तुम्हारी बात मुझे लेकर जो हुई है। तो साधना ने कहा, बताइए क्या पता चला है? तो उन्होंने कहा कि आपने शायद मेरे बारे में कुछ गलत बात कही है। साधना ने कहा, नहीं बबीता, तुम्हें कुछ गलत फहमी है, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो ऐसा ही पता चला है कि शायद तुमने मेरे बारे में और रणधीर कपूर के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो मुझे कबूल नहीं होती। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। उस वक्त पलट कर बबीता ने साधना से ऐसी बात कही, हैरान रह गए और उनका मुंह खुला रह गया। बबीता ने कहा, अगर तुम ऐसा ही भला चाहती हो, मुझे औलाद की तरह समझती हो, तो ऐसे माँ बाप को वो औलाद ही नहीं मिलनी चाहिए जो अपनी औलाद का इस तरह का भला चाहती हैं। ये बात उनके मुंह से निकली ज़रूर, लेकिन उस वक्त बबीता बहुत दुखी हुई। थोड़े टाइम के बाद वो ये बात भूल गई थी, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद ये बात सही साबित होती लगी, क्योंकि ज़िंदगी भर साधना बे औलाद रही, उनको कभी औलाद नहीं हुई। आगे चलकर इसी गम को लेकर साधना बीमार भी रहने लगी थी। आगे चलकर दोनों के बीच रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे। कहते हैं दोनों के बीच गलत फहमियों ने इतना बड़ा घर बना लिया कि जब साधना का बुरा वक्त था तो उस वक्त भी बबीता उनको पूछने नहीं आई। साधना के एक मित्र ने प्रेस के लिए एक छोटी सी ब्रीफिंग की कि साधना को कैंसर नहीं था। कृपया ऐसी खबरें ना छापें। उन्हें तेज बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह उन्होंने चाय पी और उसके बाद उनका निधन हो गया। अगले दिन सांता क्रूज मोक्षधाम में साधना का अंतिम संस्कार किया गया। वो संस्कार जिससे खुद साधना बहुत डरती थी, लेकिन इस दुनिया से उस दुनिया की गाड़ी वहीं लेके जानी है, अकेले ही जाना है, आग की लपटों पे सवार होकर शरारे उड़ाते हुए। किसी की मोटी मोटी गिलाफी आंखों से मोतियों की लड़ियां टूट टूट कर बिखरने लगे। तुम बहुत पग करने लगे। लाओ अपना लगेज टिकट तो दे दो। ये थी साधना की दुख भरी दास्तान। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड इतिहास।